क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर देखिए। ऐसी वर्मा बुक सीरीज़ जो है मैं सॉल्व करवा रहा हूँ आपसे, और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। कह रहा है एक रॉड है जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। एक रॉड जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर, सॉरी 100 लिख दिया मैंने, 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि दोनों एंड से इस एंड से और इस एंड से 10 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये यहाँ से 5, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 75, 5 इंटू 5 इंटू 3, 5√3। So this distance is 5√3 centimeter. Now the value of electric field, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे E is equals to 2kq by r। ठीक है, 2kq by r फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको इससे पहले जब मैंने रॉड का क्वेश्चन करवाया था सॉल्ट में, वहाँ पर आपको मिल सकता है। इसके अलावा अभी जब गॉस लॉ होगा तब भी आपको ये फार्मूला मिलेगा। आप आसानी से इस फार्मूले को याद कर सकते हैं। किसी भी लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपको गिवन हो, या फिर ये कहा जाए कि सिलेंड्रिकल रॉड है या वायर है, उसके ऊपर एक चार्ज है, तो उस केस में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? तो अब इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको सिंपली, और कुछ नहीं करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करिए और कैलकुलेट करिए। तो कुछ ऐसा आंसर आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर एक रिंग बनानी है। रिंग बना लेते हैं एक, और फिर कह रहा है कि कंसिडर यूनिफॉर्मली रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है ऐसा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है, हमें वो फाइंड आउट करना है कि वो पॉइंट कितना है। तो हम मान लेते हैं कि वो x दूरी पर है यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए होगा, क्योंकि आपको मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए फंक्शन चाहिए होता है हमेशा। और फंक्शन को जब आप पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं और 0 के इक्वल रखते हैं तो वो वैल्यू आती है जहाँ पर फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। पर क्योंकि क्वेश्चन में पहले से ही लिखा हुआ है कि वो मैक्सिमम है, तो इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव पे नहीं जाना होता। सेकंड डेरिवेटिव हम जब भी जाते हैं जब आपने देखा कि x का कुछ वैल्यू आया और आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम, बल्कि आपसे ही पूछा जा रहा है कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव पे जाएंगे। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव x की वैल्यू पुट करने के बाद नेगेटिव आ जाता है तो इट मीन्स कि वो मैक्सिमम है, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो इट मीन्स कि वो मिनिमम। मैथमेटिकल रूल आपको डिफरेंशिएशन की क्लास में सिखाए जाते हैं। खैर अगर आपको नहीं भी पता है तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है क्यू एक्स अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सब आपको याद भी रखना है, ठीक है। थोड़े बड़े फॉर्मूले हैं, लग रहा होगा कि आपको इतने बड़े बड़े फॉर्मूले कैसे याद होंगे। देखिए लाइफ में ना अगर कुछ अचीव करना है तो बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ डील करना आपको आना चाहिए। इसको पहले डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहला डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट है क्यू 4πε0। क्यू क्या है, इसके ऊपर चार्ज है रिंग के ऊपर। जो वेरिएबल है वो इधर लिख लेंगे। अब ये सिंपल डिफरेंशिएशन आपको दिख रही होगी एक, इसमें डिवाइड का रूल लगेगा। पहले हम x को करेंगे, दिस इज़ योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज़ योर सेकंड फंक्शन। जिनको नहीं आता उनके लिए, जिनको आता है वो खुद से सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस अब x को छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट फंक्शन छोड़ेंगे और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 3/2 आगे आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज़ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि एक पावर अगर आप कम करते हो 3/2 में से तो ये बच जाएगा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इंटू, अब आप उसमें से जो है चेन रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय जो नीचे लिखा हुआ है उस पूरे का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी स्क्वायर। तो ये 2 हट जाएगा और स्क्वायर ये क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। ये हुआ डिफरेंशिएशन, और इसके आगे जो कोफिशिएंट लगे था वो मल्टीप्लाई कर देंगे वापस से। खैर मल्टीप्लाई करें ना करें ये तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब किसके बराबर है, 0 के बराबर है रूल के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसको 0 के इक्वल रख दिया आपने। अब 0 के इक्वल रखते के साथ ही जैसे ही आप ये सब उधर भेजेंगे तो आपका जो वैल्यू रह जाएगा दैट इज़ एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2 इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स इंटू 2x इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और इस पूरे को उठा के इधर भेज दीजिए, ये वाली पूरी टर्म। तो 3/2 पॉजिटिव में माइनस 1/2 आ जाएगा, तो ये 2/2 1 हो जाएगा। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। सो द वैल्यू इज 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मीन्स r/√2। तो बेटा ये बहुत आसान है सॉल्व करना, ठीक है, कि किस वैल्यू पर जो है मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पर r/√2 पॉजिटिव में, और ऐसा ही अगर ये इस तरफ चलता, इस तरफ, तो माइनस r/√2 पर ये पॉजिटिव जो है मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल जाती इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ऐसे ही चीज़ों को आसान बनाते हुए चलेंगे। देखिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है अगर हम चीज़ों को क्रोनोलॉजिकली समझें, ठीक है, एक एक बारीकी को पकड़ें और उनको बार बार रिपीट करें। मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बैचेस पढ़ाता हूँ। क्लास 12th के कम से कम मेरे पास जो है 7 बैचेस होते हैं, क्लास 11th के 5 बैचेस होते हैं। मैं मॉर्निंग से पढ़ाना शुरू करता हूँ, मॉर्निंग 7:30 से पढ़ाना शुरू करता हूँ और नाइट 8:30 तक मैं पढ़ाता हूँ। उस बीच में बहुत सारे गैप होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता हूँ, ठीक। और अल्टरनेट डेज क्लासेस भी होती हैं कि भाई 11th के अगर मैंने जो है 5 या 6 बैच पढ़ा दिया आज पूरे दिन में, तो नेक्स्ट डे मैं 12th के पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है शेड्यूल रहता है। तो मेरे लिए बहुत आसान टास्क है ये सब करना, ठीक है, कि हाँ मेरे को पता है ये रूल है, ये तरीका है करने का। आपको अगर ये लगता है कि नहीं मुझे क्यों थॉट प्रोसेस नहीं मेरा डेवलप हो रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये अभी आपकी इनिशियल स्टेज है, ठीक है। अभी आप सीख रहे हो, तो सीखते वक्त आप ये नहीं सोच सकते नहीं मैं एक्सपर्ट क्यों नहीं हो जाता, मुझे ये चीज़ें विजुलाइज क्यों नहीं हो पा रही। जैसे ही आप चीज़ें सीख जाओगे, एक बार प्रैक्टिस में आ जाओगे, तो अब आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को डील करते वक्त
थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। अगर नहीं हो रहा है, आपने वो क्वेश्चन टैकल किया था पहले मेरे साथ और फिर भी तो वो थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हो रहा है, इट मीन्स कि आप लैग कर रहे हो अपनी रिवीजन में कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, लैग नहीं करेंगे रिवीजन में, मतलब जितना डेडिकेशन से पढ़ना चाहें उतना पढ़ें और अदर एक्टिविटीज़ भी पूरी करें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से आपके दिमाग में जो है स्ट्रेस डेवलप हो सकता है। तो आप क्या करें कि मतलब दिल खोल के पढ़ें जब तक आपका मन है। ठीक, और जो बच्चे ऐसे हैं जो ये कहेंगे कि नहीं सर मन ही नहीं हो तो फिर क्या करें, तो भाई तुम डूब के मर जाओ जाके और क्या करोगे। ठीक है, चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब के मर जाओ, क्योंकि तुम्हें शर्म ही नहीं है, पढ़ने आए हो फिज़िक्स और तुम बात कर रहे हो कि सर मन ही नहीं है। अरे मन नहीं है तो भाई क्यों पढ़ने आए हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर, टाइम पास कर रहे हो। आप कहोगे कि सर ऐसे हार्श बोल रहे हैं, पर मेरी ऐसी आदत है भाई। क्वेश्चन नंबर 43, a wire is bent in the form of the regular hexagon and total charge q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। तो बेटा इस क्वेश्चन में अगर मैं एक रेगुलर हेक्सागन बनाऊं, पहले मैं पिक्चर बना देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो। यार वो कॉर्नर वाला किधर से आता था, शायद इसी से आएगा। ये तो लाइन सेलेक्ट हो गया ऐसा लग रहा है। ये रहा, मिल गया, पेंटागन बन गया। रुको अभी मैं हेक्सागन बनाता हूँ। यार भूल जाते हैं कभी कभी हम भी, टेक्नोलॉजी चीज़ें भूल जाते हैं हम भी। क्या हो गया, यहाँ पर क्यों चार्ज है, यहाँ 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 क्यों चार्ज है। कह रहा सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो, ठीक है, इक्विलेटर ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, और उनके हर एक कोने पर चार्ज हो, कोई भी कोना छोड़ा ना क्या हो, तो ऐसे केस में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, डायरेक्ट कह सकते हो आप। अदरवाइज आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि भाई ये वाला जो चार्ज है ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। ये वाला चार्ज जो है ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज जो है इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला चार्ज जो है इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज जो है इधर रिपेल करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। सो द नेट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट जीरो। नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। 44 में क्या कह रहा है, एक वायर है, सर्कुलर वायर ऑफ द लूप ऑफ रेडियस ए और चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। A small length dl of the wire is cut off. Find the electric field at the center due to the remaining wire. तो सबसे पहले अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं कि ये इमेज कैसी होगी, तो ये इमेज कुछ ऐसी है। एक रिंग है, ठीक, जिसका रेडियस मार्क किया गया है 44A और टोटल चार्ज इस रिंग पर Q है। करेक्ट, छोटी सी लेंथ कट की गई है यहाँ से, डीएल लेंथ सपोज इतनी गायब कर दी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। देखो अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन बताया कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के सेंटर पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इस रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। कब, जब ये नहीं है, मतलब ये कटा नहीं है, ऐसे काटा नहीं गया, तब तक जो है क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। पर जैसे ही मैं इसको कट करूँगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं रहेगी, क्योंकि अब सिमेट्रिकल नहीं है। ये पूरा जो चार्ज बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। पर क्या मैं ये सोच सकता हूँ कि ये जो पार्ट कटा है
इसके लगते के साथ ही अगर ज़ीरो हो रहा है तो मतलब ये पूरा पोर्शन जो रिमेनिंग पोर्शन है ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रिमेनिंग पोर्शन है ये जो पोर्शन है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था उतनी ही ये अकेला बना रहा होगा, तभी तो काउंटर करके ज़ीरो कर देगा भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इसने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे ने मिल करके इधर बनाई होगी तो इस वाले ने उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाई होगी, तभी तो ज़ीरो होगा। तो ऐसे सोचना है, थोड़ा सा हट के, अनकन्वेंशनल। बात समझ में आई यहाँ? अब ये जो आपने डीएल लेंथ कट करी है, इसमें चार्ज कितना है पहले वो पता करते हैं। तो 2πa में सर्कमफेरेंस के अंदर पूरे क्यू चार्ज है, तो यूनिट सर्कमफेरेंस में 2πa चार्ज, क्यू अपॉन में 2πa चार्ज होगा। डीएल लेंथ में डीएल चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ से ये ए डिस्टेंस है, सिंपल सा फॉर्मूला है KQ/r²। आर की वैल्यू इस बार ए है यहाँ पर, तो और के का वैल्यू पुट कर देंगे 1/4πε0। क्यू का वैल्यू पुट कर देंगे QDL अपॉन में 2πa, और a² पुट करेंगे तो यहाँ क्यूब हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, है ना? छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है कि एक क्यूब है, ठीक है, सॉलिड क्यूब, जिसके डी डिस्टेंस पर क्यू चार्ज प्लेस है, ठीक है। तो लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर, और इसके डी डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर ये डी डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज क्यू रखा है। कह रहा है जो सरफेस पर चार्ज अपेयर होगा, क्यों अपेयर होगा? इंडक्शन फिनोमिना की वजह से अपेयर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? ऐसे ही पीछे की तरफ नीचे भी ऐसा चार्ज आ जाएगा, इधर बाहर की तरफ भी ऐसा चार्ज, सॉरी पॉजिटिव बनाती है, नेगेटिव बना देता हूँ, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? इस तरफ सारा पॉजिटिव आ जाएगा, दैट इज प्लस प्लस प्लस। बट ये डिफाइन है कि ये एक सॉलिड कंडक्टर है। सॉलिड कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब जो ये चार्ज अपेयर हुआ है, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जो ये बाहर वाला चार्ज है, इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करनी चाहिए। तो इसके चलते तो इस डायरेक्शन में बनेगी, इस वाले के चलते। तो इस अपेयरिंग चार्ज के चलते इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बननी चाहिए, मैंडेटरी है, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब अगर मैं इसका आंसर निकाल दूं इस वाले का, तो मैं अपेयरिंग चार्ज का आंसर निकाल दूंगा। तो इसका आंसर कितना होगा? तो KQ/d², दैट इज Q/4πε0 d²। ये आपका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, थोड़ा सा कंसेप्ट का इस्तेमाल करना है, एंड दैट्स इट। चलिए, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 से।